हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि G7 ग्रुप का एक्सपेंशन हो और यहाँ पर 4 एडिशनल कंट्रीज रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे आप देख पाएंगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप पोस्टपोन्स एंड ग्रुप। मेजर डेवलपमेंट है, डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर, ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप भी आती है, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं। EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 31 मई 2020। नाउ G7 कंट्रीज, G7 मतलब के ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इसका जन्म हुआ था 1975 में, उस वक्त ये था G6। बाद में इसको ज्वाइन किया कनाडा ने, फिर ये बन गया G7। इसके बाद इसको रशिया ने भी ज्वाइन किया था, फिर 2014 में रशिया को निकालना पड़ा इनको बिकॉज ऑफ द क्राइमिया इंसिडेंट। आज के समय ये ग्रुप है द G7 अगेन। अब G7 ओपनली ये कहता है कि ये एक IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, जहां पर 7 कंट्रीज आती हैं, जिनकी लिस्ट यहां पे आप देख पाएंगे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और फाइनली USA। ना हो सकता है कि इमीडिएटली आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि ऑल राइट, तो इस ग्रुप की जो डेफिनेशन है वहां पर ये कहते हैं कि ये IMF एडवांस्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, तो इसको इंडिया ज्वाइन कैसे कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक IMF एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ब्लू कंट्रीज है यहाँ पर, दीज आर IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज। साउथ कोरिया बिल्कुल है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये दोनों कंट्रीज आराम से G7 को ज्वाइन कर सकती हैं। मगर इंडिया का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वेल देखिए, इंडिया तब भी G7 को ज्वाइन कर सकता है क्योंकि इससे पहले एक एग्जाम्पल है, 1997 में G7 कंट्रीज में ऐड किया गया था रशिया को। उस वक्त भी रशिया एक IMF एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं था, ना आज है। तो इवन दो G7 कंट्रीज खुद को कहती हैं कि ये एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, इस रूल में, इस डेफिनेशन में काफी बार ये रिलैक्सेशन करती हैं टू इंक्लूड न्यू मेंबर्स। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि G7 को अगर ये एक्सपैंड करते हैं, पहली बात तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आएगी रशिया को लेकर। रशिया ने जो यूक्रेन में किया था उसको लेकर अभी भी यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं वो हेजिटेंट होंगी रशिया को वापस इस ग्रुप पे बुलाने से। तो G7 को जो ये एक्सपैंड करेंगे, हो सकता है कि G11 बने या फिर G10 बने। इधर वे मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी इंटरनेशनल फोरम में एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है G10, मगर ये कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना प्रपोज्ड एक्सपेंडेड G7 ग्रुप से, क्योंकि जो ये G10 ग्रुप है यहाँ पर आती है गैप कंट्रीज, मतलब कि वो कंट्रीज जिन्होंने एग्री किया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगी इन द जनरल एग्रीमेंट्स टू बोरो। ये एक एग्रीमेंट था अंडर द IMF। तो जो G10 गैप कंट्रीज है यहाँ पे आप देखेंगे ये इनकी लिस्ट है, इसमें बेल्जियम और नेदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्रीज आती हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत कर लेना इसको G7 के एक्सपेंशन से। ये ग्रुप आज के समय काफ़ी हद तक इनएक्टिव है, इनकी कोई समिट्स होती नहीं है और इंटरनेशनल फोरम में इसका कोई इंपॉर्टेंट स्टेटस भी नहीं है। सो अब हम आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है पहली बात तो कि G7 ग्रुप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, इसकी इंपॉर्टेंस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से इतनी है नहीं कि इसका समिट किया जाए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि जो 46th G7 समिट होना था इन USA, इसको पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यहाँ पर 4 और कंट्रीज आएँ ताकि इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस बढ़े और ये ग्रुप अपडेटेड हो। और डोनाल्ड ट्रंप देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज के समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, तो वो है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन के आसपास। और जो 7 कंट्रीज हैं इस ग्रुप में ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ एक देश है जो इंडो पैसिफिक में आता है, ये है जापान। बाकी US को आप ऐड कर सकते हैं, मगर इट इज़ वेरी मच एक्सट्रीम टू द पैसिफिक साइड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर साउथ कोरिया, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तीनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक में आती हैं, इनको ऐड किया जाए इस पूरे ग्रुप पे। और साथ ही साथ रशिया को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है और एक मेजर मिलिट्री पावर है इन द रीजन। सो इवन दो G7 समिट में ये मिलिट्री पे बात कम करते हैं, मगर ये अपनी पॉलिसी ज़रूर सामने लाते हैं, इनकी बातचीत होती है, इनके डिक्लेरेशंस आते हैं, उसमें ऑब्वियस ही बात है अगर इंडिया मौजूद होगा तो उन डिक्लेरेशंस की जो इंपॉर्टेंस है वो भी अपने आप ज़रा बढ़ेगी। एक और बात यहाँ पर आती है इंडो US रिलेशंस की। आप सोच कर देखिए एक बार, आज के समय इंटरनेशनल फोरम में G20 के अलावा, देखो G20 में प्रॉब्लम ये है
यहाँ पर चाइना भी आता है, वेरियस कंट्रीज आती हैं और G20 में प्रॉपरली कोई डिक्लेरेशन, कोई निष्कर्ष, कोई एग्रीमेंट कभी निकलता है नहीं। सो आप अगर G20 को इग्नोर कर दो तो कोई भी इंटरनेशनल फोरम नहीं है जहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर US के प्रेसिडेंट से मिले। वेरएस आप अगर चाइना को देखो तो साल में कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलते हैं। एक तो होता है हमारा हर साल ब्रिक्स समिट, फिर उसके बाद होता है SCO का समिट, फिर G20 के अंडर भी मिलते हैं। तो इंडिया और US के जो लीडर्स हैं ये इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत ही कम इकट्ठा सामने आते हैं, एक्सक्लूडिंग द 2+2 मीटिंग। उसमें भी आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कोई भी रोल नहीं होता। तो अगर इंडिया एक्सेप्ट कर लेता है ये प्रपोजल और बाकी कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर लेती हैं तो जो नया ग्रुप बनेगा G10 या फिर G11, उसमें हर साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर और US प्रेसिडेंट एक मंच पर दिखेंगे और वो वेरियस इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडो-US रिलेशंस। और देखो इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि G7 का जो एक्सपेंडेड वर्जन होगा उसमें अगर हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो हमको यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि यूके ने प्रपोज किया है D10, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर चाइना को बाहर रखा जाएगा। तो सिमिलर प्रपोजल्स इन द फ्यूचर आ सकते हैं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, API, चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। हो सकता है कि जो ये एक्सपेंडेड ग्रुप है G कंट्रीज़ का, ये कहें कि हम चाहते हैं कि जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग है या फिर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है ये इसी ग्रुप पे सीमित रहे, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है इंडिया। तो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही है, बस देखना होगा कि क्या हमारे यहाँ सही पॉलिसीज़ बनती हैं ताकि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि देखो US की तरफ से काफ़ी बार हिंट आ चुका है कि वो चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा वेल्दी बने, ज़्यादा प्रॉस्परस बने। रिसेंटली आपको पता होगा कि US के एक बहुत ही फेमस सेनेटर हैं जॉन कॉरेन, ये हैं US के सेनेटर फ्रॉम टेक्सास। इन्होंने ओपनली ये कहा है कि अगर इंडिया वेल्दी होता है, पावरफुल होता है और डेमोक्रेटिक रहता है तो ये फ्रस्ट्रेट करेगा चाइना के हेजोमोनिक एम्बिशंस को। और ये मैं आपको बता दूं कि जॉन कोरेन रिपब्लिकन है। सो जब ये ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो US के पॉलिटिशियंस में, पॉलिसी मेकर्स में इंडिया को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म है, काफ़ी आशाएं हैं। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि एक लेवल पर आकर इंडिया को वो इतना ज़रा सपोर्ट ना करे कि इंडिया फिर से एक नया चाइना बन जाए, मगर अभी के लिए इंडिया में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। इंडिया में बहुत गरीबी है, बहुत इश्यूज़ हैं। तो अगर उन इश्यूज़ को हटाने में US हेल्प करता है, प्राइमरली अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना, तो उससे इंडिया जेन्युइनली एक प्रॉपर काउंटर हो सकता है टू चाइना। देखना होगा कि ये प्रपोजल यूरोपियन कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं, करती भी है तो उसके बाद कुछ शर्तें अगर आती हैं यहाँ पे कि ये कंट्रीज़ को हम मेंबर बनाएंगे मगर ये टेम्प्रेरी मेंबर्स होंगी। देखना होगा, यहाँ पे भी काफ़ी बातचीत होगी। इसमें देखो एक और पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया और रशिया दोनों इस ग्रुप के पार्ट बनते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि जो कार्सा एक्ट है उसमें से रशिया का नाम ही हटा सकते हैं। मतलब कि जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं ऑन रशिया ये हट सकते हैं। उससे इंडिया रशिया का जो ट्रेड है ये भी इंप्रूव होगा और हम और ज़्यादा रशियन वेपन्स अगर हम खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। इस इशू को लेकर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thanks for listening and as always, God bless you all.